नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो लगभग 2 नंबर आपके पक्के हो गए। इस वीडियो में हम आपको अपवाह तंत्र, देखो 2 तरह के अपवाह तंत्र होते हैं, उनमें से जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और प्रत्येक नदी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेंगे, ताकि आपको जो ऊपर ऊपर का आइडिया है वो इस वीडियो में जरूर हो जाए। क्योंकि यूपी टेट जैसे एग्जाम में ऊपर ऊपर का ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए इन नदियों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अपवाह तंत्र है आपका हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी जो नदियां हिमालय से निकल के आती हैं वो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और जो दूसरा है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं। मैंने आपको बताया था हिमालयी अपवाह तंत्र में वो नदियाँ आती हैं जो हिमालय से निकल के आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियाँ की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं। ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात ये अपनी वृद्धावस्था में है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन ये निकलता है कि किस अपवाह तंत्र की नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में हैं। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस अपवाह तंत्र में जो नदियाँ हैं वो अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं या फिर इनके आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इनकी ढाल भी मंद होती है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यानी ये धीमे भी बहती हैं। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं इनके उद्गम स्थल और लंबाई। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रमुख नदियाँ दी हुई हैं, सारी नदियाँ यहाँ पर नहीं दे रखी हैं। प्रमुख नदियाँ, जैसे चंबल की बात करें तो चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में महू के निकट से, और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि चंबल की नदी कहाँ से निकलती है, या फिर चंबल की नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कावेरी नदी की बात करें, पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी यहाँ से निकलता है और ये 800 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर लंबी है। ताप्ती नदी की बात करें तो ये बैतूल के निकट से निकलती है और 724 किलोमीटर लंबी। तो ये कुछ प्रमुख नदियों के बारे में डिटेल हो गई, इनके उद्गम स्थल और लंबाई से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आपको मालूम है कि मोस्टली ज़्यादातर नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब लेकिन यहाँ पर कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं उसमें महानदी नंबर 1 पर है। ये छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलकर उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? जोग, शिवनाथ और तेल। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं महानदी की। आगे देखते हैं, आगे गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबक पठार से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। आगे देखते हैं, और इसकी सहायक नदियां गोदावरी की कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। आगे देखते हैं ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा नदी। ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ब्राह्मणी व स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार रांची से निकलती हैं, तथा वैतरणी जो है वो उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। कोयल एवं शंख नदी जब आपस में मिलती हैं तब वे ब्राह्मणी नदी कहलाती हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि ब्राह्मणी नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनती है? तो कोयल और शंख नदी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर जो निकल के आएगा कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 1400 किलोमीटर की लंबाई है और ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट से।
इसकी जो प्रमुख नदियां हैं कोयना, यरला, वर्ला, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है? हंगरी है। याद रहेगा, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो आपको आंसर देना है तुंगभद्रा की। अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं, कावेरी। यह कर्नाटक के कूर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन एवं शीतलकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी घाटी है, कौन सी नदी की घाटी में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं? तो वो है कावेरी। इसमें वर्ष भर जल रहता है, कावेरी में हमेशा जल बना रहता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती, भवानी, कबिनी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ और सुवर्णवती इत्यादि, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह कर्नाटक में शिव समुद्रम नामक जल प्रपात बनाती है। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आएगा कि कर्नाटक में शिव समुद्रम जल प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो वो है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिव समुद्रम नामक जल प्रपात किस स्टेट में बनता है, किस राज्य में बनता है? तो कर्नाटक आपको याद होना चाहिए। और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ लो, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और जो आपका इसकी जो दूसरा पॉइंट था कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, वो गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण की गंगा, यही दोनों में डिफरेंस है। कावेरी और कृष्णा नदी के बीच पेन्नार नदी का बेसिन है। तो ये जरूर याद रख लो, पेन्नार नदी का बेसिन किन दो नदियों के बीच में है? कावेरी और कृष्णा के बीच में। यहां पर आगे देखते हैं अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में प्रमुख नदी है नर्मदा। इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यहां देख लो, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच यह भ्रंश घाटी बनाती है। तो याद रहेगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी कौन बनाती है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। जबलपुर के पास यह धुआंधार प्रपात बनाती है। याद रहेगा, धुआंधार प्रपात किस नदी पर बनता है? तो नर्मदा नदी पर। कहाँ बनता है? जबलपुर के निकट। और जबलपुर कहाँ है, ये नीचे आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि जबलपुर किस स्टेट यानी किस राज्य में स्थित है जबलपुर। खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नद मुख बनाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार नद मुख कौन सी नदी बनाती है खाड़ी में गिरने से पहले? तो वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, दूधी, शक्कर, हिरन। आगे देखते हैं, ताप्ती नदी की बात करते हैं, जिसे तापी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा और अजंता के बीच यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। तो ये ताप्ती के बारे में डिटेल हो गई। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है सतपुड़ा और अजंता के बीच में। आगे देखते हैं साबरमती, ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है। राजस्थान के मेवात की पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है यह नदी। यह पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने का मतलब ये है कि ये जो नदी है ये अरब सागर में गिरने का मतलब होता है कि ये नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, और साबरमती तीसरी सबसे बड़ी नदी है। माही की बात करें, यह मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलकर खंभात की खाड़ियों में गिरती है। सोम और जाखम इसकी प्रमुख नदियां हैं। तो माही की अगर कभी ये पूछे कि कहाँ से निकलती है, तो विंध्य की चोटियों से निकलती है। आगे देखो, घग्गर या शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास से निकलती है। हनुमानगढ़ के पास भटनेर में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी नदी मरुस्थल में विलीन हो जाती है? घग्गर नदी। लूनी या अजमेर में अरावली पर्वत श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रन दलदल में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी है वो कच्छ के रन दलदल में विलुप्त हो जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सरस्वती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठरी, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इनमें सुरसती नदी का उद्भव पुष्कर झील से होता है। इसे भारत की लवण नदी भी कहा जाता है। लवण नदी किसे कहा जाता है? लूनी को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें ताकि इसमें जो भी पॉइंट बताए गए हैं वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए।
इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि जबलपुर किस जिले में पड़ता है। इसका आंसर जबलपुर किस राज्य में पड़ता है, ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।